एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का 11 चैप्टर, जो कि आता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जो अब तक हमने डिस्कस किया है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पर रिजेंबल करते हैं? देखिए, ये आता है आपका पीरियोडिक टेबल, जिसमें 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स आते हैं। देखिए, इनमें से कौन से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ गए? देखिए, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस पी ऑर्बिटल में फिल होता है, उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो, ग्रुप 13 से लेके जो ग्रुप 18 तक है, वो सब किसमें है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। फिर हमने इसकी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हमने स्टार्ट किया था बोरोन फैमिली, जो ग्रुप 13 आता है, ठीक है, उसके बारे में हमने उसके डिटेल में डिस्कस किया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, उससे बनने वाले कंपाउंड्स, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने स्टार्ट किया था कार्बन फैमिली के बारे में, जो आती है आपकी ग्रुप 14 की। कार्बन फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बन इसका फर्स्ट एलिमेंट आता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, जो कि आते हैं आपके कार्बन फैमिली में। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली, केमिकल प्रॉपर्टी कर ली। अब क्या आता है, क्या बचता है इसमें? इसमें बचता है हमारा कौन कौन सा? एक बचता है ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, और उसके कुछ कंपाउंड्स, एलोट्रोप ऑफ ए कंपाउंड्स। ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेंगे आपके, क्या डिस्कस करेंगे? ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, साथ में आपका एलोट्रोप्स ऑफ ए कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी बच गया आपका, जैसे कंपाउंड्स क्या बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है अभी मैंने बताया। देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होती है, अब ट्रेंड कैसे चेंज होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे वो बनता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट जो आता है आपका, वो आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ ए ऑक्साइड। मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन लगी होगी। अब किसकी बात की गई है? कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जो भी आता है आपका जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इसमें जो भी कंपाउंड, उसके ऑक्साइड्स वाले जो कंपाउंड बनते हैं, उसकी रिएक्टिविटी किस साइड को वेरी करती है, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, तो ऑक्साइड बनते हैं मतलब जो इसके आए आपके एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स प्लस आपके क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, दो टाइप्स के बनाते हैं। एक बनाएगा आपका मोनोऑक्साइड, क्या बनाएगा? मोनोऑक्साइड। एक बनाएगा डाइऑक्साइड। अब मोनोऑक्साइड क्या होता है? इसमें क्या मतलब होता है, एक आपका एलिमेंट, एक आपको ऑक्सीजन, जैसे कि CO, SiO, जर्मेनियम ऑक्साइड, ठीक है, फिर आ गया टिन ऑक्साइड, फिर आ गया लेड ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, मतलब डबल, दो की बात की गई है, दो ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। दो टाइप्स के ये ऑक्साइड बनाते हैं। कौन बनाते हैं? आपके जो हम कार्बन फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन। उसमें से देखो, एक चीज हमने पढ़ी है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हम, तो रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करने क्यों करती है? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, आयनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज करती है और साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो देखिए, जो मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड की बता रहे हैं ऑक्सीजन, एंड जो आपके कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स आ गए, तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करगी। ठीक है, ये तो कंसेप्ट समझ आ गया। बट जैसे कि कार्बन है, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट प्रोडक्ट कार्बन किसका? मोनोऑक्साइड का। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हम उसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सुना है कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम? अब देखिए, अब ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, ये बनती कैसे है? देखो, कार्बन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का लगेगा, साथ में क्या बन जाएगा आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्लियर हो गया। और कौन कौन से मेथड से बन सकता है? ये बनेगा जैसे कि फॉर्मिक एसिड है, फिर इसको प्रोवाइड करवाई जाएगी आपकी सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये रखना, ये क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म। प्योर फॉर्म में जब भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिक एसिड से जब बनाया जाएगा।
ये कंसेप्ट तो क्लियर आ गया। फिर देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो समझिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। पर जनरल सा डिस्कस कर लेते हैं। रेजोनेंस मतलब जब एक स्ट्रक्चर है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कोई चीज, जैसे कि कोई भी चीज है, ठीक है, ये पेन है, इसकी वन साइड तो आप देख रहे हो, सेकेंड साइड नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो मतलब जब अब एक चीज की एक साइड देख पा रहे हो सामने से और दूसरी साइड नहीं देख पा रहे हो, इट्स मीन उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है उसको बताने के लिए उसकी सारी प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, इस साइड का भी व्यू लेंगे, इस साइड का भी व्यू लेंगे, जो भी चारों तरफ का एरिया होगा उस साइड का व्यू लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही आता है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो एक्सप्लेन कर रहा है इस साइड के कैसे स्ट्रक्चर बनाता है और इस साइड से एक्स्ट्रा कैसे स्ट्रक्चर बनाता है। तो रेजोनेंस मतलब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जब एक स्ट्रक्चर कैपेबल नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो कार्बन में कितने होते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें होते हैं 4, ऑक्सीजन में होते हैं आपके 6। अब देखिए एक चीज को समझिए, जब आप किसी चीज की बात कर रहे हो ना, जैसे कि ये कंपाउंड है, अब डॉट इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको शो करेंगे डॉट से, जो कंसेप्ट दिया था लुइस ने दिया था कि उससे कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, रिएक्टिविटी कैसे पता लगाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये आ गए इसके इलेक्ट्रॉन और ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब ये तो जैसे कि डॉट वाला था, ये बॉन्ड वाला था, बट इसके मैंने बताया ना रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मतलब जब एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फुलफिल नहीं होता कि वो एक्सप्लेन कर पाए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आ गया आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन, और ये आ गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है, 6 और इसके 4। फिर जब एक साइड अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक साइड नेगेटिव चार्ज आया तो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस साइड आएगा तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, एक साइड कम हो गया एक साइड ज्यादा हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें ऑक्सीजन में नेगेटिव आएगा और कार्बन में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हमारे लिए अच्छी होती है, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर ये हमारे हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखो हमारा ब्लड है, ब्लड तो देखा होगा सबने, ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का। अब जो रेड कलर का ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है हमारी बॉडी में। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन में मिल गया, मतलब ऑक्सीजन की जगह मिल गया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है आपकी सफोकेशन की, और उससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अगर ज्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन के शरीर में चली जाए तो उससे डेथ हो सकती है। क्लियर हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, जब कार्बन को बर्न किया जाता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन गई, अभी क्या हमने, तो बन गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कार्बन को कभी भी सिंगल बर्न नहीं करना, उसको सफिशिएंट एयर देना। बोलते हैं ना अंगीठी का नाम सुना हो, कोयला जलाते हैं, तो कोयला अगर घर में अंगीठी में जला रहे हो आप, तो क्या करोगे आप, डोर क्लोज मत रखना, क्योंकि जो आपका अंगीठी है कार्बन है वो, तो कार्बन जब बर्न होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड लगेगी, अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बाहर निकलने के लिए तो वो हमारे शरीर के अंदर चली जाएगी, और जब हमारे शरीर के अंदर चल जाए तो क्या होता है, डेथ भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि किसी ने क्या किया है, घर में अंगीठी जला के रख दिया और सुबह तक पूरी फैमिली तक मर गए हैं, ऐसे बहुत केस हुए थे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी डेंजरस है, इससे डेथ भी हो जाती है। क्लियर हो गया। और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट, कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है,
डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन। देखो कोई भी कंसेप्ट करना है ना आपको, पहले नाम से समझो कि क्या बात की गई है, फिर समझने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लग गए, ठीक है। फिर क्या क्या बनेगा इससे, देखिए एक कंसेप्ट तो पता है, डाउन द ग्रुप क्या है, रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए क्या होगा, जब देखो एक और चीज समझिए, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखिए जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जब कार्बन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए ये आता है इसका रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर। अब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मतलब एक साइड भी देखनी है हमें, इसकी दूसरी साइड भी देखनी है। तो देखिए कैसे बनेगा, जैसे कार्बन है, ये आ गया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए कैसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ये साइड अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या है, तो क्या होगा, दूसरी साइड को इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिएगा, ये आ गया आपका नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए, दूसरी साइड अगर ये इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अब ये है ना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का बताया है कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया, ऐसे कई बार डायरेक्टली आपको ड्रॉ करने को भी आ सकता है। क्लियर हो गया, तो आप ड्रॉ कर सकते हो, समझ आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए एक और चीज समझिए, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, इसको बोला जाता है सॉलिड। जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसको बोला जाता है ड्राई आइस। क्या बोला जाता है, ड्राई आइस। क्यों बोला जाता है ड्राई आइस, क्योंकि ये कैसी होती है, आइस की तरह दिखती है। कैसे दिखती है, आइस की तरह। फिर जब इसको रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है तो इसका नाम दिया जाता है ड्राई कोल्ड, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बहुत इजी है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब इसको रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है तो क्या बोलते हैं आप, इसको बोलोगे ड्राई कोल्ड। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। अब देखिए जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। तो देखिए जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि क्या है डाउन द ग्रुप क्या है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो जब सिलिकॉन ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट, एंड आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये समझ आ गया। फिर जो आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करेगा, का जो जैसे कि आपका आ गया हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर एक और कंसेप्ट, गैलियम ऑक्साइड, ठीक है, एंड आपका आ गया आपका टिन, ठीक है, टिन ऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे एंड ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो देखिए क्या बनाएंगे, जैसे कि ये आ गया आपका टिन ऑक्साइड, इसकी जगह आपको जर्मेनी ऑक्साइड भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों देखो HCl के साथ रिएक्ट किया एंड Ag के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, जब ये HCl के साथ रिएक्ट किया तो आपका बन गया आपका टिन क्लोराइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। फिर जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सोडियम, ठीक है, टिन ऑक्साइड, एंड वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर जब आपका लेड की बारी है, लेड क्या है आपका लास्ट एलिमेंट इसका, जब लेड का रिएक्ट किया जाए, ठीक है, लेड ऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया जाए, ठीक है, सोडियम नहीं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट, साथ में वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक और चीज, लेड ऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन होगा, देखते हैं ये भी, ये ऑब्टेन होगा ट्राई लेड टेट्राऑक्सिलेट, ठीक है, साथ में ऑक्साइड के साथ नाइट्रिक एसिड का जब रिएक्ट होगा
तो एक इसका क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट एंड लेड ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑफ ए रिमूव हो जाएंगे इसके। क्लियर हो गया कैसे बनेगा लेड, जब लेड ट्राइलेड टेट्राऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तब आपका लेड ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा। अब टिन कैसे ऑब्टेन होगा, ठीक है, टिन ऑब्टेन होगा आपका जब टिन ऑक्सीलेट को आप हीट करोगे तो टिन ऑक्साइड आपको ऑब्टेन हो जाएगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको लेड ऑक्साइड कैसे मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा आपको, जैसे कि लेड है, इसको रिएक्ट किया, लेड कार्बोनेट को आपने हीट किया तो लेड ऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार याद रखना, जो लेड ऑक्साइड है ना, ये वेरियस कलर के होगा, रेड कलर का होगा, येलो, ब्लू, अलग अलग कलर का होगा। अलग अलग कलर का होगा, क्यों होगा अलग अलग कलर का, अलग अलग कलर का होगा, डिपेंड करेगा उस पे कि वो किस मेथड से बनाया गया है, ठीक है, उसमें क्या चीज डली है, उसके बेसिस पे उसका कलर शो होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तो थी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड उसमें क्या किया हमने, मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, मोनो मतलब सिंगल ऑक्सीजन, डाई मतलब डबल ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, फर्स्ट तो कर लिया हमने, ठीक है, फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्राइड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स इतनी बार बताया मैंने, हाइड्राइड्स कब बनते हैं, हाइड्राइड्स तब बनते हैं जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है, किसके साथ, जब हाइड्रोजन के साथ, याद रखना हाइड्राइड्स मतलब जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगी, ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया। फिर कार्बन के जो हैलाइड्स बनते हैं, ठीक है, हाइड्राइड्स बात कर रहे हैं हम, जब कार्बन के हाइड्राइड्स बने तो कैसे बनेंगे, कार्बन के हाइड्राइड्स बनते हैं आपके, जैसे कार्बन है प्लस हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हम हाइड्रो कार्बन, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और क्या है, इससे बहुत ही टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए, जब कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलते हैं तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम उसको। कैसे कैसे बनते हैं, ये बना जैसे कि एल्केन्स, ठीक है, एल्केन्स फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, एल्काइंस, ठीक है, एल्कीन्स, ठीक है, एल्कीन्स आ गया CnH2n, ठीक है, एल्काइंस, ठीक है। अब इनमें वेरिएशन क्या है, देखो फॉर्मूला अच्छे से देखो, CnH2n-2, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देखो n का मतलब वेरी करेगा, अगर 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, वैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 होगा तो वैसे सॉल्व हो जाएगा, तो इस तरीके से नंबर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, ठीक है। और याद रखना, जो भी हाइड्राइड्स बनते हैं ना इसके, वो टेट्राहेड्राइड्स बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम जो वैलेंसी होती है, स्टेबल जो कंपाउंड होता है, वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्राइड्स बन गए, ठीक है, हाइड्राइड्स बन गए। फिर और भी बनाते हैं कैसे, यस, जैसे कि अदर एलिमेंट्स आ गए, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन भी बनाता है हाइड्राइड्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिलिका, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, सिलिकॉन एंड, ठीक है, H, ठीक है, 2n+2, ठीक है। वैसे ही जर्मेनियम, जर्मेनियम सेम, जर्मेन बोलेंगे, ठीक है, +2। फिर आपका जो टिन है वो 2 टाइप से हाइड्राइड्स बनाता है, एक बनाता है आपका SnH2 या बनाएगा SN2H6, ठीक है, और लेड, लेड भी ऐसे ही बनाएगा, बट जो लेड है ना वो टेट्राहाइड्राइड्स का बनाएगा, मतलब 4 के साथ कम बॉन्डिंग करता है, स्टेबल नहीं बनता, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है और ये अंदर वाले सेल से इनर जो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, और क्या करेगा, ये प्रॉपरली जो आपके हाइड्राइड्स बनाएगा, तो ये बहुत कम हाइड्राइड्स बनाते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ये स्टेबल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सेम फॉर्मूला लगेगा, PbNH2n+2। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, क्या कर लिया हमने, फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्राइड्स। अब करते हैं हम
फॉर्मेशन ऑफ, एक और चीज आती है, तीन मेन चीजें तो हम पढ़ते ही हैं जब भी हम किसी का कंपाउंड पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए हैलाइड्स, हैलाइड्स मतलब जब हैलोजन के साथ रिएक्शन होगी, हैलोजन मतलब ग्रुप 17, ठीक है, ग्रुप 17 मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या होती है, बहुत रिएक्टिव होती है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेस होता है इसके आउटर मोस्ट सेल से, तो इसको बस पावर होती है कि फटाफट फटाफट रिएक्शन करे, इसको लगी होती है, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जब ये किसी भी एलिमेंट्स का कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम हैलाइड्स, ठीक है, समझ गए। फिर डाउन द जो ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, तो क्या होता है, एक याद रखना, जो कार्बन है ये क्या बनाएगा, जो भी एलिमेंट है, एम से डिनोट कर देती हूँ, MX4, ये टेट्राहेलाइड्स बनाएंगे, ठीक है। बट जो भी और एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, वो टेट्राहेलाइड बनाएगा और कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जबकि जो और होंगे वो क्या होंगे, वो आयनिक हाइड्राइड्स भी बना देंगे, मतलब आयंस होंगे उसमें, ठीक है, और वो स्टेबल होंगे, ठीक है। बट जो ये है ये टेट्राहेलाइड ही बनाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आपका कार्बन है इसके पास एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी क्या होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से ये मोर बॉन्डिंग नहीं कर सकता, और जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब देखिए, जो कार्बन है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बट इसके अलावा अदर्स है, जैसे कि आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और आपका निकल जाएगा HCl, ठीक है। जब टिन क्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाएगा वाटर के साथ, तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा टिन ऑक्साइड प्लस आपका क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो नो रिएक्शन होगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि क्या है ये क्या है, आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, जो लेड है, लेड आयोडाइड है, वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्या है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, और एक और कंसेप्ट, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है, साइज इंक्रीज कर रहा है, और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया। अब देखो, जो कार्बन है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये आयनिक प्रोडक्ट नहीं बनाते, जबकि जो और एलिमेंट्स हैं वो आयनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आपका आ गया ऐसा, ठीक है, क्या आ गया आपका क्लोराइड प्लस 2Cl2, ठीक है। फिर ये रिएक्शन क्या बन गया, 6 नेगेटिव, वैसे ही टिन क्लोराइड ये क्या बन गया, इसके ये बन गए आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसके आयनिक प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। और फिर क्या होगा, डाउन द ग्रुप क्या है, रिएक्टिविटी डाई हैलाइड्स की इंक्रीज कर रही है, इट्स मीन मतलब CH2, ठीक है, आपका MX2 या MX2, ठीक है, कार्बन, ठीक है, जर्मेनियम X2, ठीक है, सॉरी सिलिकॉन आता है इसके बाद, फिर आता है आपका जर्मेनियम, फिर आता है आपका टिन, ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा, लेड, ठीक है। डाई हैलाइड के केस में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट टेट्राहेलाइड्स के केस में डाउन द ग्रुप क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। इट्स मीन जो लेड है, टेट्राहेलाइड्स ये क्या है, लेस स्टेबल है कंपेयर टू लेड डाइहैलाइड्स। वो क्वेश्चन पूछा था क्यों है, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, +2 डाउन द ग्रुप +2, क्योंकि वेकेंट d ऑर्बिटल है, और क्या है वो साइज बड़ा है इसलिए रिमूव करना टफ है। जबकि जर्मेनियम है, ठीक है, ये क्या है, स्टेबल है, और क्या है जर्मेनियम ये क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों है लेस स्टेबल,
डिपेंड ऑन द कि वही कंसेप्ट, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, साइज इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो अंदर वाला सेल रिमूव नहीं होगा इजिली और बाहर वाला सेल इजिली रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका जैसे कि जो आपका टिन ऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। टिन क्लोराइड कैसे, देखिए जैसे कि अब है, ठीक है, 2 पॉजिटिव प्लस टिन है, ठीक है, फिर क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, तो ये आ गया 4 पॉजिटिव एंड ये आ गया आपका 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो आयरन जो टिन क्लोराइड है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज समझिए, कार्बन है वो क्या करेगा, वो क्या करता है, टेट्राहेलाइड बनाता है, मतलब CCl4, ठीक है, ये बनाता है। ये किसी और के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। जबकि जैसे कि आपका सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिया जाएगा तो ये रिएक्शन होगा, देखिए जैसे सिलिकॉन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्टिविटी करवाई जाएगी तो क्या होगा, सिलिकॉन एक क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, एक क्लोरीन निकल जाएगा और उसकी जगह रिएक्शन हो जाएगी आपकी किसकी, क्लोरीन की, ठीक है। कैसे होगा, देखिए जैसे ये है, साथ में आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब देखो एक और कंसेप्ट को समझो, जब तक इसके पूरे क्लोरीन नहीं निकलते तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी, जैसे कि H2O, फिर सिलिकॉन 3H2O, सारे आपके क्लोरीन थे वो रिमूव हो गए, तो क्या फॉर्मूला बना, ठीक है, देखिए H2 सिलिकॉन O3 एंड H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नहीं बनेगा ऐसा, क्योंकि क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अभी क्या हमने रिएक्टिविटी किसकी, आप ट्रेंड्स कर रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ये पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, ये आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कंसेप्ट है, एलो, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन क्या है, एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन की अदर्स फॉर्म, ठीक है, सेम फॉर्म, मतलब एक एलिमेंट की अदर्स फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम, बट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल, ठीक है, वो क्या होती हैं, डिफरेंट। किसकी, जब कार्बन के एलोट्रॉप्स सेम एलिमेंट उसकी फॉर्म से अलग, उसमें क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक आता है आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन, ठीक है, एक आता है एमॉर्फस, ठीक है, एमॉर्फस, ठीक है। अब इनमें क्या वेरिएशन है, क्रिस्टलाइन स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल आए, इसके एग्जाम्पल आ गए जैसे कि ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड, डायमंड और आपका आ गया फुलरीन, ठीक है। एमॉर्फस, एमॉर्फस में आ गया आपका कोक, चारकोल, चारकोल में आ गया जैसे कि एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, शुगर चारकोल, ठीक है। फिर एग्जाम्पल, फिर लैम्प, ठीक है, ये आ गई इसकी एमॉर्फस फॉर्म। क्लियर हो गया, दो फॉर्म्स में, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन ग्रेफाइट, डायमंड, फुल रिंग, एमॉर्फस कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ठीक है। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट देखिए आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन कर रहे हैं हम, इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, कौन सी, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म में फर्स्ट ग्रेफाइट, ठीक है, क्या है आपका ग्रेफाइट,
फिर आ गया आपका डायमंड, डायमंड एंड एक आ गया आपका कौन सा, फुलरीन। ठीक है, फुलरीन्स आ गया। इनमें वेरिएशन क्या है? फर्स्ट, जो डायमंड होता है ये कैसा होता है? मेन डिफरेंस जो आता है आपका वो आता है डायमंड एंड ग्रेफाइट। फुलरीन में तो बाद में डिस्कवर हुआ, ये डिस्कवर हुआ 1935 में। ठीक है, बट जो आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट है ये क्या वेरिएशन? डायमंड देखा है किसी ने? बहुत शाइनी, टीवी पे तो देखा ही होगा, असली में नहीं होगा बाई चांस किसी के पास। ठीक है, तो फिल्म टीवी में देखो कितना शाइनी होता है। ग्रेफाइट देखा है? याद नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। पेंसिल होती है ना आपकी, जो पेंसिल जहां से लिखते हैं पोर्शन से, ठीक है, जिससे लिखा जाता है, वो बना होता है आपका ग्रेफाइट का। ठीक है, अब इनमें वेरिएशन क्या है देखो ना, उसकी देखो, इज्यूम करो कि वो कैसा स्ट्रक्चर है उसका, फिर आप डिफरेंस इजिली बता सकते हो। डायमंड, डायमंड होता है आपका हार्ड, ठीक है, लस्ट्रस, ठीक है, लस्ट्रस होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? कंपेयर टू डायमंड के सॉफ्ट होता है एंड लस्ट्रस तो होता है ये। ठीक है, डायमंड इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होती, मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जबकि आपकी जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और क्या वेरिएशन होती है? तो डायमंड होता है ये बहुत ही शाइनी होता है, अभी लिख दिया हमने लस्ट्रस। डायमंड का स्ट्रक्चर देख लो, डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ये आता है आपका टेट्राहेड्रल एंड इसमें होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जबकि ग्रेफाइट होता है, इसमें क्या होती है? इसमें स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, पिक्चर में देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब इसमें क्या होता है? डायमंड क्या होता है? जो ग्रेफाइट है वो क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है दो प्लेट्स में बनाएंगे, तो एक प्लेट स्प्लिट होती है, दूसरी प्लेट स्प्लिट होती है, इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। क्या होती है? वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं। जैसे कि अब ये रिमूव होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्पेस बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इसमें तो वीक वंडरवॉल फोर्सेस नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, इसमें स्पेस कम होता है इनमें। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो डायमंड है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी आती है आपकी 3.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ग्रेफाइट की होती है 2.226 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू। और मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का ये आता है 3884। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कैल्विन में है। ठीक है, बहुत हाई होता है, लस्ट्रस होता है, बहुत मुश्किल से इसे निकाला जाता है। ठीक है, ये दो फॉर्म्स आ गई। फिर आती है आपकी फुल रिंग। फुल रिंग का स्ट्रक्चर देखिए, बॉल टाइप स्ट्रक्चर है ना, 1985 में बना था। ठीक है, 85। ठीक है, किसने दिया था? ये HW क्रोटो, RF क्या आ गया आपका? स्मेले एंड उसके कोवर्कर से इसका स्ट्रक्चर दिया। जो फुल रिंग है ये अलग अलग टाइप्स में आती है, जैसे कि कार्बन 32, कार्बन 40, कार्बन 50, कार्बन 60, कार्बन 70 एंड कार्बन 80। बट जो मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट पाई जाती है, वो कार्बन 60 पाई जाती है। उसके अलावा कार्बन 70 भी पाई जाती है। ठीक है, अब ये बनती कैसी है देखिए, बहुत अच्छा प्रोसेस है, समझिए। ग्रेफाइट लिया आपने, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक आग दी। ठीक है, आग दी, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन आग इनकी प्रेजेंस में क्या बन गया? आपको मिल गया वेपोराइज, क्या मिल गया? वेपोराइज कार्बन। ठीक है, कार्बन शूट बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर शूट को कंडेंसेशन किया, क्या किया? कंडेंसेशन की, तो आपको मिल गया फुल रिंग शूट। मतलब ठीक है, जो आपको क्या मिल गया? फुल रिंग्स की शूट। ठीक है, जिसमें कार्बन 60 एंड कार्बन 70 मिल गया। फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से, कौन सी टेक्निक से? क्रोमैटोग्राफी
ग्राफिक टेक्निक से आप इसको ऑब्टेन कर लोगे कार्बन 60 प्लस कार्बन 70, ठीक है। ग्रेफाइट से बन गया इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आपको क्या मिल गया, फुलरीन्स, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन 60 है इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग होती है, हेक्सा लिख रही हूँ, ठीक है, हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल। हेक्सागोनल इसमें होते हैं 20, इसमें आते हैं आपके 12, ठीक है। और कार्बन 70 में, कार्बन 70 में आ गया आपके हेक्सागोनल 25 एंड पेंटागोनल आ गया आपके 12, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इनमें। अब यूज कहाँ कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। क्लियर हो गया। डायमंड का तो आपको यूज पता ही है, शाइनिंग, लिस्टर्स और चीजों के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट का लेड पेंसिल लुब्रिकेटिंग की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म किसकी, कार्बन की। एलोट्रॉप्स मतलब सेम एक एलिमेंट की सेम फॉर्म्स, बट क्या है वो वेरी करती हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आता है अब नेक्स्ट फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ ए कार्बन। क्या करेंगे हम, एमॉर्फस फॉर्म किसकी, कार्बन की। देखते हैं एमॉर्फस, ठीक है, एमॉर्फस फॉर्म। अब ये कैसी होती है, एक इसकी फॉर्म आती है कोक, एक आ गई आपकी चारकोल, ठीक है, एक आ गई आपकी लैम्प ब्लैक, ठीक है। ये होगी कोक। कैसी होती है, कोक हार्ड होती है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, और इसको डिस्टिलेशन, ठीक है, कोल को डिस्टिलेशन करके आपको कोक बनता है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जैसे कि बॉयलर्स में यूज, ठीक है, बॉयलर्स में और भी बहुत ज्यादा जगह इसका यूज होता है, ठीक है। चारकोल 3 टाइप्स का होता है, एक आ गया आपका वुड, ठीक है, वुड चारकोल, ठीक है, चारकोल। फिर एक आ गया आपका एनिमल चारकोल, ठीक है, एनिमल चारकोल। एक आ गया आपका नेक्स्ट कौन सा आ गया, सोचिए, शुगर चारकोल। क्या आ गया, शुगर चारकोल, वुड चारकोल किया जाएगा वुड से। एक बात याद रखना, जो एमॉर्फस फॉर्म है ना, जो ये फॉर्म है ये पोरस टाइप की होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इसका बॉयलर इंजन्स में यूज किया गया, इसका एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किया, ठीक है, अलग अलग जगह। फिर एनिमल चारकोल, ये क्या है, एनिमल बोन से ऑब्टेन किया गया, कहां से, बोन से, ठीक है। फिर आ गया आपका शुगर चारकोल, ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है आपकी। कैसे बनेगा, ये बनेगा केन शुगर। केन शुगर मतलब C12H22O11 प्लस, ठीक है। इसको क्या किया, हीट किया जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया जाएगा, और क्या मिल जाएगा, इससे ऑब्टेन मिल जाएगा कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कितने वाटर मॉलिक्यूल, 11 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ होती है कार्बन की, ठीक है। अब फिर लैम्प ब्लैक, जब ऑयल, ठीक है, किसी भी ऑयल टाइप के, ठीक है, ऑयल को हीट किया जाए, ठीक है, हीट, ठीक है, हीट किया गया ऑयल को, ठीक है। याद रखना लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई की वजह से, ठीक है, सप्लाई दी जाएगी। तो क्या होगा, देखा होगा जब लिमिटेड सप्लाई होगी तो क्या होगा, वो ब्लैकिश सा, ठीक है, ब्लैकिश पाउडर फॉर्म मिलेगा। उसका यूज जैसे कि वुड पॉलिश, ठीक है, ब्लैक क्रीम, ब्लैक चीज किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया लैम्प ब्लैक। लिमिटेड सप्लाई दी जाएगी आपको ऑक्सीजन की, जिसमें ये हीट होगा, पाउडर फॉर्म में मिलेगा, जिससे आप जैसे कि फुड पॉलिश के लिए और भी जैसे ये जो भी क्रीम क्लियरिंग जैसे ब्लैक कलर वहां पे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया, एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है, कोक, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। इसका यूज बॉयलर, इंजन्स, चारकोल जैसे कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो लैम्प ब्लैक है इसका जैसे कि फूड पॉलिश और भी चीजों के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया, क्या कंसेप्ट किया हमने, आज हमने कंसेप्ट किया कि कैसे आपकी कोई चीज बनती है, मतलब आपके जो कार्बन के आपके जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, और एलोट्रोप्स ऑफ ए कार्बन क्या है, ठीक है। 2 फॉर्म, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन कौन कौन सी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। फुलरीन को आप
कई बार इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी देखा जाता है, कई बार इसको अलग ही कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो। एमरफस फॉर्म आपका आ गया कौन सा, कोक, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं आपके जो इससे बनने वाले, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।